कौन सा लम्हा था जिस लम्हे में आपको क्लिक हुआ यस अभी बैंकिंग की तैयारी कर ली? मेरे फादर ने बोला कि छोड़ दे पढ़ाई, जिंदगी रहेगी तो कर लेंगे आराम से। तो फिर उस टाइम पे जो मेरा मोमेंटम था पढ़ाई का वो इतना खराब हो गया। तो ये बेसिकली आपके पापा से इंस्पिरेशन आपको मिली कि बैंकिंग की तैयारी कर ली? आप डीपीपीस देते थे साथ में, जो आज पढ़ा है उसी के साथ में वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, फिर दोबारा पढ़ने की वो नहीं, जरूरत ही नहीं है। गाइडेंस का आपके सिलेक्शन में कितना रोल है? किसी भी एस्पिरेंट के लिए गाइडेंस कितना मैटर? मेरे मम्मी पापा तो मुझे हमेशा से कहते कि हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरी सैलरी नहीं चाहिए। सबसे पहले यही पूछा कि भाई आप कहाँ से हो, तो और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। अब मैंने जैसे ही उनको ये बताया कि भाई मैं तो दिल्ली से हूँ, तो उनको फिर ये इंटरेस्ट आ गया कि दिल्ली में कहाँ से हो आप, दिल्ली से, और आप अप्लाई हरियाणा के लिए कर रहे हो। रचना मैम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत बहुत इस छोटे से शो में। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और वो कौन सा लम्हा था जिस लम्हे में आपको क्लिक हुआ यस अभी बैंकिंग की तैयारी कर ली? सर मैंने स्टार्टिंग में 12th भी साइंस से की थी, उसके बाद बीएससी में एडमिशन लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज है यहाँ पे नजफगढ़ में, भगिनी निवेदिता कॉलेज। तो वहां से भी मैंने बीएससी की। इवन बीएससी के फाइनल ईयर में भी मेरे को ये था कि मुझे यूपीएससी करना है। मैंने प्रिपरेशन भी की 1-1.5 साल, बट जब ये कोरोना आया उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा मैं बीमार हो गई, मेरे को अल्सर हो गए, मेरे फादर बीमार हो गए, कि जैसे कहते हैं ना कि घर की कंडीशन बिल्कुल ही खराब हो गई थी। तो उस टाइम मतलब मैं बिल्कुल पढ़ाई छोड़ गई, इतनी बीमार हो गई कि मेरे फादर ने बोला कि छोड़ दे पढ़ाई, जिंदगी रहेगी तो कर लेंगे आराम से। तो फिर उस टाइम पे जो मेरा मोमेंटम था पढ़ाई का वो इतना खराब हो गया कि जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था ना कि मैं यूपीएससी कर सकती हूँ, मेरे अंदर इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि एक क्लर्क का पेपर मुझसे क्लियर हो जाएगा। बट मेरे फादर का क्या था कि मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं और फिलहाल अभी पीएनबी जो बैंक है उसके हेड ऑफिस में एज एन आर्म्ड गार्ड पोस्टेड हैं। तो वो जैसे वहां पे अब हेड ऑफिस में भी एक ब्रांच है, तो वहां पे जैसे ऑफिसर्स को आते देखते थे, जाते देखते थे, तो मेरे को बोलते थे हमेशा कि ऐसे बहुत अच्छी जॉब है, ये कर ले, ऑफिसर को ये फैसिलिटी मिलेगी, वो मिलेगी, ये मिलेगी। तो एक कुछ तो फादर की तरफ से मिला, कुछ मैंने मतलब मेरे फादर ने हमेशा सिखाया कि कोई बात नहीं, पेपर हो चाहे ना हो, सारे एग्जाम भर, मुझे सब कुछ सारे एग्जाम दिलवाते थे। तो मेरा स्टार्टिंग में एग्जाम मेरे सभी क्लियर हुए, ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा प्री कुछ भी नहीं रहा, हर मेरा प्री क्लियर ही हुआ है। मेरा जो अटका है या तो मेंस अटका है या फाइनल मेरिट जो है उसमें रहा है। अब लास्ट ईयर जो आईबीपीएस पीओ था जिसमें 7500 वैकेंसीज थी, मेरा सब कुछ क्लियर हो गया था। प्री मेंस इंटरव्यू जो फाइनल मेरिट बनी उसमें मैं 0.35 मार्क्स से रह गई, और फिर वहां पे था कि भाई नहीं हो पाया। तो उसके बाद फिर मेरे फादर ने बोला कि कोई बात नहीं, दोबारा करो कोशिश। तो वो करनी भी थी, क्योंकि वो उस टाइम तक क्या होता है कि जब एक डर बेसिक क्लियर हो चुका, सब कुछ क्लियर हो चुका, बट जब फाइनल में आपको ये दिख रहा है ना कि फाइनल में आके रहा है, एक तो कभी कभी एक बार तो मन किया कि छोड़ो यार जब यहाँ आके रह गया तो अब क्या करना है। पर फिर सोचा कि यार मतलब कंडीशन ऐसी थी सर उस टाइम कि मेरे को पढ़ना ही पड़ा दोबारा। और फिर मैं ये टारगेट था कि मेरे को सब पहले से जल्दी जॉब चाहिए। अब जो आईबीपीएस पीयू है उसका रिजल्ट आता है 1 अप्रैल को, मैं टारगेट लेके चली थी कि 1 जनवरी को मुझे रिजल्ट फाइनल चाहिए बट जब मैं आरआरबी पीओ का प्री दे के आई थी, तो उस टाइम क्या था कि इस बार प्री में उन्होंने मैथ का ऐसा कर दिया कि बस क्या ही कह सकते हैं। तो मैं पेपर से निकल के आई थी, तो मेरा ब्रदर बाहर खड़ा था और मैंने उसको आके यही बात बोली थी, यार मैं 3 महीने पीछे चली जाऊंगी, 1 जनवरी से 1 अप्रैल चली जाऊंगी। बट जिस दिन रिजल्ट आया था फिर मैंने देखा कि मेरा जो प्री क्लियर हुआ था वो भी मेरा 2 मार्क्स से ही हुआ था। बट ये है कि जो मेरा मेंस क्लियर हुआ वो मेरा 25+ मार्क्स से क्लियर हुआ। क्या एंड जो इंटरव्यू था उसमें भी मेरे को 78 मार्क्स दिए गए थे। और मतलब मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ये है कि मैं ओबीसी हूँ यादव, तो लेकिन मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसमें मेरे को ओबीसी छोड़ के जो जनरल की सीट है वो दी गई है, और मैं ऑल ओवर हरियाणा में टॉप 13 रैंक है मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बेसिकली आपके पापा से इंस्पिरेशन आपको मिली कि बैंकिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए? यस सर। है ना? तो आपने बैंकिंग की सबसे पहली जो एग्जाम दी थी वो कौन सी एग्जाम थी? सर मैंने आईबीपीएस पीओ दिया था 2019 में, बिना किसी प्रिपरेशन के दिया था वो। तो मेरे को ये भी नहीं पता था सर, मेन जो मेरे को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी ना वो मेरे को ये फेस करनी पड़ी है कि मुझे गाइडेंस ही नहीं मिली कहीं से भी। अब मेरे फादर हैं, ठीक है उन्होंने बता दिया कर लो, लेकिन उन्हें बेचारे को ये थोड़ी पता कि कैसे करना है, क्या करना है। और सीरियसली मैंने जब से आप लोगों को ज्वाइन किया तब से मुझे थोड़ा समझ आया कि हाँ ये कर सकते हैं। और
सर मेरे को आप लोगों की जो मैंने फर्स्ट चीज जो मेरे को सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि जैसे कोई भी क्लास लूं कि आप डीपीपीस देते थे साथ में, जो आज पढ़ा है उसी के साथ में वो क्वेश्चन सोल्व कर लो, फिर दोबारा पढ़ने की वो नहीं, जरूरत ही नहीं है, वहीं खत्म हो जाता सब कुछ। तो आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया था वो बिना तैयारी के दिया, तो तैयारी आपने स्टार्ट कब करी थी बैंकिंग एग्जाम्स की? सर मैंने 2019 में पेपर दिया, उसके बाद फिर मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में मैं बीमार हो गई, 1-1.5 साल मेरा उसमें खराब हो गया। जो लास्ट ईयर था 2023 नहीं सॉरी 22 से मैंने शुरू किया। मैंने 22 में एग्जाम हुए, उसका रिजल्ट आया 1 अप्रैल 2023 को, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि 1.35 मार्क्स से रह गया। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को ज्वाइन किया मैंने 1 अप्रैल 2023 के बाद। ओके। उससे पहले मैं खुद ही कर रही थी कि जितना हो रहा है कर लो। मैंने कोई भी जो स्पेसिफिक कहते हैं ना बैंक की, मैंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली थी। उसके बाद मैंने आपसे आरआरबी, मैंने बैच ही सिर्फ आरआरबी फाउंडेशन लिया था कि मेरे को करना है पहले आरआरबी, आईबीपीएस भी होगा देखा जाएगा, लेकिन आरआरबी तो करना ही है, एक जिद हो जाती है ना कि बस ये करना था। तो फिर मैंने आप लोगों का वो बैच ज्वाइन किया था वहां से, और उसके बाद से ही मैंने मतलब जो कहते हैं ना कि बस इसकी करनी है, वो मैंने वहां से शुरू की। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मतलब आपने शुरुआत में एक चीज कही कि आपके पास गाइडेंस नहीं, और बाद में आपने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया बैंकिंग वाला को, और फिर आपको एक अच्छा गाइडेंस मिल गया, तो ये गाइडेंस का आपके सिलेक्शन में कितना रोल है? किसी भी एस्पिरेंट के लिए गाइडेंस कितना मैटर करता मुझे जो लगता है गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा पूछता है कि तुम ओबीसी एनसीएल से क्यों हो, सिर्फ ओबीसी से क्यों नहीं हो, तो सर देख सकते हो कि वो बच्चा बैंकिंग में ऑफिसर की तैयारी कर रहा है और उसे इतनी छोटी सी बात नहीं पड़ता। है? तो ऐसी बहुत सी बातें होती हैं। अब कुछ लोग पूछते हैं कि जैसे आप पीओ में सिलेक्शन हुआ है तो हमारा रिजर्व लिस्ट में नंबर नहीं है, लेकिन क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? एक नंबर से रह गए। तो सर वो एक जो गाइडेंस होते हैं वो जरूरी होता है। मैं अपना बताती हूँ, जैसे मैंने 2019 में बिना उसके पेपर दे दिया। मैं एग्जाम दे के आई थी, मुझे नहीं पता था क्लियर होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा मैं दे आई। सबसे एक उसी 2019 में ही मैंने एक एसबीआई क्लर्क भी दिया था, और एसबीआई क्लर्क मेरा 2-3 मार्क्स से रह गया था प्री। ओके। और उसके बाद जब मेंस देने बैठी थी ना, तो जब मैंने मेंस का पेपर देखा उससे पहले मैंने एक मॉक भी नहीं दिया कभी। पता ही नहीं था कि ऐसे मॉक भी दिए जाएंगे या किस कंपनी के लेने हैं, कौन सी साइट के, कुछ गाइडेंस ही नहीं थी। और जब मैं पेपर देने बैठी थी ना, तो उस दिन मैं ये सोच के आ गई थी पेपर में बैठे बैठे, आज के बाद बैंक के पेपर नहीं देने मगर बस वो हद हो गई है, अब नहीं देना। मैं तो यूपीएससी कर लूंगी, इससे इजी तो यूपीएससी है, कम से कम पता तो होता है ये पढ़ना है तो सर गाइडेंस तो बहुत जरूरी है। तो फिर वहां से फिर आपने मतलब जो मन बना लिया था कि अभी बैंकिंग तो नहीं लेना, फिर बैंकिंग की तरफ आप कैसे मुड़ गए? सर घर वालों का प्रेशर भी हो जाता है थोड़ा सा। ओके, तो मतलब घर वाले बोल रहे थे अब किया है इतना तो फिर से करो। नहीं, मेरे घर वालों का ये था कि हमें जॉब चाहिए, चाहे कोई भी लग जा, तू क्लर्क लग जा लेकिन जॉब लग जा, क्योंकि उनकी भी गलत सोच नहीं है सर। लड़कियां हैं और एक मैं गांव के एरिया से बिलोंग करती हूँ, तो अब आस पड़ोस तो सभी कहती इतनी एज हो गए शादी नहीं करी, ये नहीं कर रही, लेकिन मेरे फादर की ये थॉट है कि जब इतना पढ़ाया है तो और 2 साल रुक लो, लेकिन बच्चे को कामयाब करके भेजो, क्योंकि आगे नेक्स्ट फैमिली कैसी मिलनी है कैसी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। बात बिल्कुल सही है। तो आपकी प्रिपरेशन की इस जर्नी में, जैसे आपने बताया कि एक दो बार आपने जिक्र किया कि उस टाइम पे सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि सिलेक्शन लेना ही लेना, तो क्या आप यस उस सर। सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं कि ऐसी क्या सिचुएशन थी कि जिसमें आपको सिलेक्शन लेना ही कंपलसरी हो गया? सर एक तो लाइक अभी रिजल्ट आने के बाद, मतलब ये 27 Feb 2024 को मेरी एज पूरी 25 हो गई है। ओके। और अभी इस मतलब हमारे यहाँ पे मेरे ऊपर शादी का बहुत प्रेशर था लास्ट ईयर से ही। घर वालों ने बोल दिया था भाई करेंगे ही। मेरे फादर तो मेरे को 3 साल से बोल रहे हैं मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ इसके बाद कुछ नहीं है, मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगा। तो एक वो होता है ना, एक तो मेरे को वो शादी का प्रेशर, दूसरी बात क्या है कि सर मैं कह रही हूँ कि ये जो पिछले 1 साल है ना, जब से मैंने आप लोगों को ये 1 अप्रैल 2023 जो मेरा रिजल्ट आया उसके बाद से और अब 1 जनवरी तक ये जो 9 महीने गए हैं, मैंने सर कहते हैं ना कि वर्स्ट फेज देख लिया मेरी लाइफ का। मेरा जो इस लाइफ मतलब पूरे इसमें मेरे पहले तो वैसे ही मुझे मेरे दोस्तों के कॉल सिर्फ काम के लिए आते थे, लेकिन इस फेज में मेरे को किसी का कॉल नहीं आया, किसी का भी नहीं। मतलब ऐसा था कि जब एक बार मेरी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे को जैसे अगर टेंशन हो जाती है ना सर, तो मैं उसको बहुत ज्यादा ओवर थिंक करती हूँ। कोई छोटी सी बात होगी उसको भी मैं इतना ओवर थिंक करती हूँ कि हद से ज्यादा, और उससे कर करके मैं खुद ही बीमार हो जाती हूँ। मैं मेरे को फिलहाल भी अभी भी माइग्रेन है। अगर मैं थोड़ी ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ तो मैं 2-3 दिन तक तो मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ, इतनी ज्यादा सर दर्द हो जाता है।
तो जब मेरे को ये होता था ना, अब सर फैमिली से शेयर नहीं कर सकते। अब फैमिली का क्या है, तुम तो ये नहीं पढ़ा जा रहा अब जैसे आपकी क्लास ले रहे हैं, कभी कभी होता है, वैसे तो डाउट सेशंस होते हैं, बट कभी कभी मिस हो जाते हैं, नहीं हो पाते कोई। और मेरे को ये कि भाई ये चीज नहीं हो रही, तो अटक गई, मेरे को ये आंसर चाहिए, सोल्व करना है, क्या पता यही पेपर में आ जाए। तो वो हो जाता है ना, तो थोड़ी टेंशन हो जाती है। और घर वालों को अगर ये बोल दिया ना कि भाई नहीं, हाँ अटक गई और मेरे से ये होने, क्यों थार तक कोर्स भी दिवा दिया, अब भी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, टीचरों से पूछो तो ऐसा होता है कि तो घर वालों से तो प्रॉब्लम शेयर कर नहीं सकते, ये बात है। और दोस्तों के फिर पूरे इसमें मेरा फोन नहीं बचा। मतलब ये था कि जब मेरे को जरूरत थी ना, तब उस टाइम किसी का नहीं बचा। तो वो एक तरफ से थोड़ा दुख भी होता था, लेकिन एक मोटिवेशन भी था कि कोई बात नहीं, एक वो होगा। और कुछ फैमिली की तरफ से था कि कहते हैं कि पेरेंट्स हैं साथ देते हैं, बट कहते हैं ना, ताने उनकी तरफ से भी आते हैं, और बाहर वालों की सुनी जाती है, घर वालों की नहीं सुनी जाती। तो उस टाइम पे मतलब ये हो गया था कि क्या ही करें अब जैसे मदर फादर हैं, उनको ये कि तुम 12-12 बजे तक करते क्या हो, तुम 10-10 बजे तक करते क्या हो। जब तो सर, जब से मैंने आप लोगों की क्लास ली, मैं 10 बजे से ज्यादा 1 मिनट नहीं पढ़ी। मैंने आप लोगों की क्लास ली और मॉक्स दिए, उसके अलावा सीरियसली मैं जो जितना मैं पहले पढ़ी थी ना, उतना मैं नहीं पढ़ी। मेरे को सिर्फ ये था कि मेरे को विश्वास था कि हाँ हो जाएगा, क्योंकि बस पढ़। मैं बेसिक क्लियर कर चुकी थी अपना। ओके, मतलब कम पढ़ाई में सही डायरेक्शन में आगे बढ़े तो डायरेक्शन मिल सकती है। यस सर, बिल्कुल। डायरेक्शन सही होनी चाहिए। ये अभी एक छोटी-सी बात आपने कही कि घर वालों के ताने आ जाते हैं, हो जाता है। मतलब घर वालों की भी एक्सपेक्टेशंस होता है। वो भी चाहते हैं कि हम लोगों का फ्यूचर अच्छा हो। बट कभी ना कभी मेहनत करने के बाद भी जब ये ताने आ जाते हैं तो उसको मतलब उस टाइम पे क्या लगता है अंदर से, और अभी वो सिचुएशन आप ओवरकम करके आ चुके हैं। तो आपने किस तरीके से उस सिचुएशन को सर टैकल किया? सर एक जो मेरे को लगता है वो ये है कि घर वाले अपनी जगह गलत नहीं हुए। मतलब ठीक है, वो दे रहे हैं, उस टाइम हमें इतना गुस्सा आता है कि भाई क्यों कह रहे हैं, मतलब बाहर वाले कहें तो देखी जाए, घर वालों को तो पता है हम इतना पढ़ रहे हैं, ये है वो है। लेकिन क्या है कि जब उन लोगों को ये दिखता है ना कि सर गांव के एरिया है, मैं तो यही मानती हूँ। वैसे बात तो गलत है कि घर वालों के लिए मेरी खुशी से ज्यादा दूसरों की सोचना इंपॉर्टेंट है कि वो क्या सोचेंगे। बट गाँव का एरिया है तो मैं उनकी भी मान के चलूँ, और दूसरा मेरे फादर जो है वो आर्मी से हैं, तो ठीक है उनकी सोच मैं समझ सकती हूँ। तो उनका क्या है कि बाहर वाले क्या कहेंगे? उनके ऊपर भी प्रेशर है। अभी हमने अपनी तरफ से किसी को ये नहीं बताया था कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और इतना तो मुझे भी पता है, आस-पास के लोगों ने आप लोगों की वीडियोज़ भी नहीं देखी होगी, जो उन्हें उससे पता चला है। लेकिन किसी ने बात लीक कर दी और पता चल गया। तो अभी हर किसी को शॉक लग रहा है कि इसका कैसे हो सकता है? तो वही प्रेशर अब समझ आ रहा है कि हाँ, ये प्रेशर एक टाइम पे मेरे पेरेंट्स के आगे था कि तुम्हारी लड़की क्या कर रही है? इतनी उम्र हो गई है, इतनी वो हो गई है। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है। लेकिन बात वही है कि आप उस टाइम इग्नोर कर दो। जैसे आज मुझे कहा, मुझे बुरा लगा। मेरी एक चीज़ क्या है कि एक थोड़ी मेरे अंदर थोड़ी-सी सहन शक्ति है कि घरवाले कह रहे हैं तो मैं रो लूँगी, उनको उल्टा नहीं बोलूँगी। रोना मेरे को बड़ी जल्दी आ जाता है, लेकिन मैं उनको उल्टा नहीं बोलूँगी कि माँ-बाप हैं। लेकिन अगर अब उल्टा बोल दिया किसी बात पे, वैसे तो मैंने कभी बोला नहीं, लेकिन अगर कभी एक आधी बार कभी गलती से बोल दिया हो, तो जितना बुरा उनको नहीं लगता, उससे ज़्यादा बुरा मुझे खुद लगता है। क्योंकि वो पेरेंट्स हैं, उनको भी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको भी ये है कि वो हमारा बुरा तो चाहते नहीं है। उन्हें यही है कि भई कुछ भी हो, बच्चा कामयाब हो। अब मेरे मम्मी-पापा तो मुझे हमेशा से कहते हैं कि हमें तेरे से कुछ नहीं चाहिए, हमें तेरी सैलरी नहीं चाहिए, हमें बस अपनी फर्स्ट सैलरी दे दियो, उसके बाद हमें तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं, उनको बस यही चाहिए होता है कि आप अपने जीवन में सुखी रहो, आप अपना मस्त आगे करो। हाँ जी सर, अब एक तरफ देखें तो मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं और सर्विंग भी हैं, तो मतलब उनके पास इतना सफिशिएंट है कि मैं या मेरा ब्रदर अगर जॉब ना भी करे, तो भी हम रह सकते हैं इज़िली। बट फिर भी वो चाहते हैं कि भई कल को कहीं उनका क्या होगा? अब मैं जॉब लग जाऊँगी, मेरी तो इन लोगों ने वैसे भी शादी कर देनी है। तो मेरे को तो ना तो इनको सैलरी देनी, ना कुछ करना, लेकिन बस इतना हो जाएगा कि हाँ भई उसकी लड़की थी और वो ऐसे-ऐसे ऑफिसर लग गई। सिर्फ इनको इसी चीज़ से सैटिस्फैक्शन मिल जाएगा। वही सैटिस्फैक्शन एक्चुअली सबसे बड़ा है। यस सर। तो यहाँ पर अभी थोड़ा-सा आपकी प्रिपरेशन के बारे में बात करते हैं। आपने कहा कि पहले आपका आईबीपीएस पीओ मेंस छूट गया था। उसके सर। बाद जो आपने अप्रैल में जॉइन किया, उसके बाद आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया? तो आपने जो बैच जॉइन किया था, उस बैच के साथ आपने कैसे प्रिपेयर किया? और आइडियली अगर किसी भी एस्पिरेंट को सिलेक्शन लेना है, तो आज के टाइम पे ये है कि उसके पास रिसोर्सेज़ तो है, बट यस सर। कहीं न कहीं ये चैलेंज आता है कि वो रिसोर्सेज़ सही से इस्तेमाल नहीं करता। तो आपने आपके पास जो रिसोर्सेज़ थे, उनका कैसे इस्तेमाल
सर फर्स्ट थिंग एक जो मेरे को सबसे अच्छी लगती है, एक तो वो ये आप लोगों को कि हर एस्पिरेंट के लिए उनको गाइडेंस की जरूरत है। अगर आपके पास गाइडेंस है तो उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। मेरे पास वो थी, मिल गई थी मुझे जब मैंने देखा। उसके बाद जो बैंकिंग वाला के टीचर्स हैं, उनकी जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, तो उन्होंने आती मुझे एक ही बात बोली, मुझे सॉरी उन्होंने क्लास में ये बात बोली थी। तो मतलब मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी थी कि अरे मैं गारंटी ले रहा हूँ मुझसे ज्यादा कोई अच्छा जीके पढ़ा के दिखाए। सर वो जो एटीट्यूड था ना उन सर के अंदर, मेरे को वही चीज अच्छी थी कि भाई जिस इंसान के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है ना कि मेरे से अच्छा कोई पढ़ा नहीं सकता, तो वो सच में बहुत अच्छा पढ़ाएगा। क्योंकि हर कोई लाइव क्लास में आके ऐसे नहीं बोल पाता, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बोल पाए। तो उसके बाद आप मैंने ये था कि मैंने उन सर की तो कोई क्लास छोड़ी नहीं गलती से मैथ या रीजनिंग की छुट्टी तो छुट्टी, उन सर की मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी, मैंने सारी तो मैथ उनकी क्लासेस ली हैं। एंड सर एक ये था कि एक बार जो गाइडेंस है, मैं यही कहूंगी कि एक बार सब आपकी जो भी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस लेके अपना बेस क्लियर करें। और कभी कभी ये होता है कोई कोई वीडियोस ऐसी थी जो मेरे को 2 बार 3 बार भी देख के अपना क्लियर करने पड़ी। सबसे अच्छी बात ये होती है कि बी रिकॉर्डेड होती है, कभी भी आप देख लो। अब कहीं ऑफलाइन सेंटर लेने जाएं तो एक बार पढ़ा दिया, दोबारा देख नहीं सकते आप उस चीज को। तो ये कि रिकॉर्डेड है, आप अपनी क्लासेस को एक तो टाइम टू टाइम, और जितना मैं कहूंगी लाइव क्लास लो। लाइव क्लास में क्या होता है, एक तो टीचर्स को ध्यान रहेगा कि हाँ भाई ये पर्सन कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ वो है। दूसरा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्लासेस लो और लाइव लो। और सर मेरी तरफ से तो यही कहना है कि आप लोगों की क्लासेस सफिशिएंट है, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। और उसके बाद थोड़ा ये है कि मॉक्स जो हैं, मेरा बेस क्लियर था, कुछ मैंने आप लोगों से जितना पढ़ा उससे मेरे को रिवीजन होता रहा एक तरफ से। नेक्स्ट मैंने मॉक्स पे ध्यान दिया सर, जो हमारे बैचेस होते हैं उसमें मॉक्स होते हैं। हमने सारे मॉक्स, मैंने एक मॉक नहीं छोड़ा आपका। मेन फोकस जो आपका जब बेस क्लियर हो जाए ना, उस दिन के बाद में सिर्फ मॉक्स पे फोकस करो। आपका जो आपकी जहां कमी रह गई ना वो मॉक्स पूरी कर देंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ क्या, कोई एक टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है? वैसे तो मुझे लगभग सब ही समझ आता है, लेकिन जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो मुझे कभी समझ नहीं आया, और वो पेपर में छोड़ के ही आई थी बहुत उसमें मैंने खुद ही ध्यान नहीं दिया सर, कैसे? गलती उसकी नहीं थी, मैंने खुद ही छोड़ दी थी। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये स्वॉट एनालिसिस होता है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मेंस में वैसे भी सारे क्वेश्चन आपको कर देंगे। हाँ जी, अब जैसे मैं यहाँ से घर से तो मैं ये सोच के गई थी कि आरआरबी पीओ का जो मेंस था उसकी मेरी यही स्ट्रेटेजी थी कि भाई जैसे इसके क्वेश्चन है रीजनिंग के 40 40 मैथ के, तो दोनों के मिला के ना 60 करके आऊंगी, 60 तो करके ही आने 65 से ऊपर। बट जब वहां जाके देखा तो मैथ्स का तो अलग ही हाल था मेंस में भी। वहां पे फिर मैंने रीजनिंग देखी, तो रीजनिंग के सर मैं मेंस में 40 में से 34 करके आई थी, रीजनिंग और आता मेरे 32 ठीक थे। और जो जो आरआरबी क्लर्क था वो भी मेरा प्री क्लियर था, मेंस दे के आई थी। उसमें मेरे रीजनिंग में 40/40 मार्क्स है मेंस में। 40 आउट ऑफ 40, फिर क्रिटिकल रीजनिंग में आपने कैसे कर? क्रिटिकल रीजनिंग नहीं आती ना क्लर्क में, शायद तो नहीं थी, मेरे में नहीं थी अच्छा, आपने नहीं की। इस बार क्लर्क वाले में नहीं थी शायद। और अगर होगी तो गलती, पर नहीं सर नहीं थी, क्योंकि मैं 100% श्योर थी। मैं घर आती क्या था, मैं 40 करके आई हूँ मैं सारे क्लियर है ओके, बहुत बढ़िया। अरे क्लर्क में आई थी एक शिफ्ट में, जिसमें मैंने बात करी थी स्टूडेंट से, उसमें तो आई। थोड़ा सा मेंस के बारे में बात करते हैं। तो यस प्रीलिम्स की यूजुअली क्या होता है ना, प्रीलिम्स ज्यादा टफ नहीं होता, बट प्रीलिम्स और मेंस की अगर हम बात करते हैं तो लेवल में जमीन आसमान का फर्क है। यस सर। तो ये प्रीलिम्स के लेवल से मेंस के लेवल पर शिफ्ट करने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? और आपके हिसाब से एक, अभी आपने वो जर्नी देखी, वो एक्सपीरियंस कर लिया है, उसके बाद आपके हिसाब से एक बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है जिसकी वजह से आप मेंस अच्छे से क्लियर? सर मेन यही है कि जैसे प्री और मेंस है, प्री जो था आपका बेस क्लियर है तो प्री आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो प्री को छोड़ दो, मतलब शुरुआत में जैसे कोई बच्चा है वो भाई 6 महीने लगा के चला कि 6 महीने हैं, मुझे 6 महीने से तैयारी करनी है। तो शुरू के अगर आपका बेस क्लियर है तो लास्ट के 2 महीने जो बचेंगे या 1.5 महीना जो बचेगा उसमें आप प्री की तैयारी करो। उससे पहले मेंस की करो। मेंस के जो पजल्स होते हैं, डेली का ये लगा लो कि डेली का एक पजल करना है शुरुआत में। तो क्योंकि जब शुरुआत में देखते हैं ना इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, तो डर लगता है ये क्या आ गया। क्योंकि जब मेरे को पास गाइडेंस नहीं थी ना, तो मेरे को मतलब ये बंडल कोर्स मैंने किसी का लिया था, और उनके जो पजल्स थे ना सर, लिटरली मैंने एक पजल सॉल्व करने में 32 पेज लगा दिए थे, क्योंकि गाइडेंस थी नहीं। 32 पेज सर।
और मेरा रजिस्टर बहुत इस बड़े-बड़े पेज होते से थे। 1 पेज तक का सफर कैसा रहा ज़रा ये बता दीजिए? पर वो बहुत अच्छा था। मुझे मतलब सीरियसली कि मतलब जब मैं सोचती हूँ ना अब ये बात कि मैंने उस टाइम पे उस एक पज़ल को सॉल्व करने में 32 पेज लगाए थे, तो और अब देखती हूँ तो मेरे को खुद लगता है मैं कितनी बेवकूफ़ थी। कैसे किया मतलब उस टाइम क्या था कि पज़ल है, जो पहली लाइन शुरू हो रही है, दूसरी लाइन आ रही है, मैं वो चीज़ नहीं ढूँढ रही कि उसको शुरुआत कहाँ से करना है। हाँ, मैं हाँ। सिर्फ़ ये देखी पहली लाइन आ गई, ठीक है, तो पहली लाइन पे ही 4-4 10-10 केस बना दिए। ऐसे ही दूसरी लाइन आई उसके भी देखा तो अच्छा ये 10 के इससे 15 बन रहे, चलो 15 बना दिए। और उस टाइम पे सीरियसली अगर मैं अपने आप को उस टाइम वहाँ जाके देखूँ कि मैं वहाँ कैसी थी, तो मैं सिलेक्शन लेने लायक नहीं थी उस टाइम पे। तो वही है कि आप मेंस की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि शुरुआत में थोड़े से शुरू करो, कि भई आज 2 पज़ल कर लिए, 2 डीआई कर लिए और जैसे इसका इंग्लिश के जो पैराग्राफ्स हैं वो पढ़ लिए। इंग्लिश की तो रीडिंग से ही सब हो जाएगा। एक बार बेस क्लियर है तो आपको रीडिंग करनी ज़रूरी है। और जो करंट अफेयर है उसका ये है जीए में कि आप अप टू डेट रहो। करंट अफेयर्स आपने कैसे प्रिपेयर किया था? क्योंकि करंट अफेयर्स को लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट के चैलेंजेस आते हैं और आरआरबी में अच्छे खासे लेवल पे करंट अफेयर्स आए। तो उसकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? यस सर। सर करंट अफेयर की मेरी ये थी कि एक तो आपके चैनल पे डेली क्लासेस चलती है मॉर्निंग में 1 डेढ़ घंटा। प्रिपरेशन के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि डेढ़ घंटा बैठ के लाइव देखो। क्योंकि वो होता है कि उसमें क्वेश्चन तो पूछने नहीं है सर से कुछ भी। यस, जो यस। है वो है ही। अब हमें पता है कि भई पीएम ये है तो है ही। अब वो थोड़ी ना चेंज कर देंगे सर से पूछने से। तो फिर ये था कि मैं कभी भी लाइव क्लास करंट अफेयर की नहीं लेती थी। हुँ, मेरे को हुँ। ये था कि ठीक है, दिन में सुबह जैसे सर की 1 डेढ़ घंटे की जो क्लास होती थी, उस टाइम मैं कुछ और पढ़ लेती थी। बाद में जब मेरे को टाइम लगा, जब मैं बोर हो गई ना रीजनिंग से, मैथ से, उस टाइम पे सर की क्लास ऑन करके और 2x में करके और वो देख लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लो। हुँ, जब हुँ। तक मेरे मेरे केस में क्या था कि अगर आप मैंने देख लिया सर का, उस वीडियो को चाहे मैं 4 बार देख लूँ, जब तक मैं उसको अपने हाथ से लिख नहीं दूंगी ना, तब तक मुझे वो चीज याद ही नहीं होती। मैं अपने एक अलग से नोटबुक बनाई हुई थी, उसमें डेली के करंट अफेयर लिखने होते थे। कभी-कभी मिस हो जाते थे, तो जो वीकली क्लासेस होती थी, उनमें रिवाइज़ कर लिया। और जितना जो हमने लिखा है, उसको लिख के छोड़ नहीं देना। वीक में, 10 दिन में उसको रिवाइज़ ज़रूर करना है, वरना भूल जाते हैं और फिर दोबारा जब पढ़ते हैं ना, 2-3 महीने बाद तो ऐसा लगता है ये तो पढ़ा ही नहीं कभी भी। ये कहाँ तो से आया? करंट अफेयर की सबसे बेकार यही चीज़ है कि आपको जब तक रिवाइज़ नहीं करोगे, जब तक यही लगेगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इंटरव्यू में क्या-क्या सवाल पूछे गए और मतलब ओवरऑल वहाँ पे माहौल कैसा था? क्या चीज़ आपने एक्सपीरियंस करी? सर यहाँ से मेरा इंटरव्यू पड़ा था रोहतक। तो मतलब मैंने हरियाणा से अप्लाई किया था। तो वैसे तो मैं दिल्ली से हूँ बट दिल्ली में तो होता ही नहीं है आरआरबी। तो मेरे को हरियाणा से करना पड़ा। तो हरियाणा से अप्लाई किया, मेरे को रोहतक सेंटर पड़ा था, वहाँ गई थी। आई थिंक मेरा 3rd डे था। मेरे से पहले 2 दिन इंटरव्यू हो चुके थे। तो वहाँ पे जाके उन्होंने अलग-अलग पैनल बनाए हुए थे, सबको अलग-अलग बैठा दिया। उसके बाद वो नेम वाइज़ बुला रहे थे। हुँ, कि खुद ही नेम बोल के, फिर वहाँ पे गए, पहले बायोमेट्रिक वगैरह ली उन्होंने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए क्योंकि इस बार इन्होंने न्यू रूल निकाला ना कि घर से ही पहले डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लिए। उनका क्या था कि कुछ बच्चे थे जैसे नॉन क्रीमी लेयर है, वो नहीं बनवा रखा। तो उनको ये था कि इंटरव्यू तो देने दे रहे थे एक अंडरटेकिंग लिखवा कर। हुँ, हुँ। उसके बाद जब वहाँ पे बैठा दिए, जब इंटरव्यू का नंबर आया, तो गए तो 5 बैठे थे पैनल मेंबर्स, उनमें से एक मैम थी और 4 सर थे। मैम का कहीं किसी का कॉल आ गया था, मैम चली गई थी और मेरा पूरा इंटरव्यू उनके बिना ही हो गया था। वो आई तब तक मेरा इंटरव्यू ही हो गया। सबसे पहले यही पूछा कि भई आप कहाँ से हो? तो और अपने बारे में इंट्रोडक्शन दो। अब मैंने जैसे ही उनको ये बताया कि भई मैं तो दिल्ली से हूँ, तो उनको फिर ये इंटरेस्ट आ गया कि दिल्ली में कहाँ से हो? आप दिल्ली से हो और आप अप्लाई हरियाणा के लिए कर रहे हो। तो फिर मैंने बताया कि भई मैं दिल्ली के बॉर्डर पे हूँ। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर पे हूँ, इसलिए मैंने हरियाणा से अप्लाई कर दिया। और फिर उन ऐसे ही बात हुई तो जैसे उन्हें कॉलेज का पता चला कि भई भगिनी निवेदिता कॉलेज है। तो डीयू के जैसे बाकी कॉलेजेस हैं वो ऑन कैंपस है और वो फेमस है। और यस। हमारा तो बिल्कुल साइड में रह जाता है। तो इसके बारे में जिसको भी पता चलता है वो सभी अपने पूछते हैं कि ये कौन-सा कॉलेज है। तो जब उन्हें पता चला तो वहाँ पे जो मेंबर्स बैठे थे तो वो आपस में ही डिस्कस करने लग गए कि ये कॉलेज कहाँ है? ये तो हमने सुना ही नहीं। फिर उनको नजफ़गढ़ बताया, कैर बताया, तब भी उनको समझ नहीं आया कि भई क्योंकि वो लोग कहीं और से होंगे शायद उनको नहीं हुँ, होगा इधर इसका। तो फिर उन्होंने थोड़ा-सा कॉलेज के बारे में पूछा कि कैसा है, कहाँ पे है? पहले वो खुद ही पूछते हैं कि आप बताओ आप क्या पढ़ के आए हो? अब जब पैनल मेंबर पूछ रहे हैं, जब मैं भूल गई कि मैं क्या पढ़ के आई हूँ, तो फिर मेरे पास यही जवाब था सर आप ही पूछ लो। आता होगा तो बता दूँगी, नहीं आता होगा तो क्या सॉरी बोल दूँगी। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया कि अपने पहले अपनी फैमिली के बारे में बताओ, फिर फादर के बारे में पूछा। अब मेरे फादर हेडक्वार्टर में पोस्टेड हैं, जैसे तो फिर उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट था। मेन ये था कि उनका मूड पे डिपेंड करता है कि वो किस बारे में क्या पूछ ले।
तो फिर वो उसमें पूछने लग गए कि भाई तुम्हारे फादर हेडक्वार्टर्ड में है, कैसे पोस्ट हुए, मतलब एग्जाम वगैरह दिए थे, फिजिकल दिया था। तो फिर वो पूछते कि अच्छा ये बैंक जो है अभी परमानेंट गार्ड ले भी रहा है। मैं कहा ले रहे हैं, मेरे फादर हैं परमानेंट है। तो उसके बाद उन्होंने फिर बोला चलो ठीक है, अब बैंकिंग का पूछ लेते हैं। तो उन्होंने मेरे से 2-3 ही क्वेश्चन पूछे। उनको एक्चुअली जो एक सर थे ना, उनको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मैं कॉमर्स से हूँ। मतलब ओके। उन्होंने पूछा भी उन दूसरे सर से, और उन सर ने हाँ भी बोल दिया कि हाँ ये कॉमर्स से है। और उन्होंने मुझे कॉमर्स के क्वेश्चन पूछ लिए। एक उस क्वेश्चन के लिए तो मैंने सॉरी बोला था। अदरवाइज जो रेपो रेट पूछा उन्होंने मुझसे, आरबीआई का बारे में पूछा कि भाई अगर लोन चाहिए आरआरबी को कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, नबार्ड क्या है। तो इन बस ये 2-4 ही क्वेश्चन पूछे थे, बाकी तो वो ऐसे ही पर्सनल क्वेश्चन ही पूछे थे कि कॉलेज कहाँ है, फादर क्या करते हैं। ये क्वेश्चंस पूछ के फिर उन्होंने बोल दिया ठीक है आप जा सकते। तो फिर वहां से आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेके आ गए? नहीं सर, वहां से जब मैं आई थी ना, तो एक बार तो थोड़ा उदास सा हुआ मन कि भाई मैंने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, और उन्होंने मेरे से और पूछे भी नहीं। क्योंकि बाकी जो बच्चे थे ना वो बहुत डरे हुए थे, और उनका मतलब वो इंटरव्यू देखे ना तो कम से कम 10 मिनट के आसपास तो चल रहा था। और मुझे ऐसा फील हुआ, क्या तो ऐसा होता है कि हम खुद देते तो हमें फील होता है कि जल्दी निकल गए हम। तो मुझे ऐसा फील हो कि भाई मेरा 7-8 मिनट में ही उन्होंने भेज दिया। तो एक बार तो थोड़ा डर सा लगा। लेकिन फिर 11th ऑफ दिसंबर को आई थिंक मेंस के मार्क्स आ गए थे। उसी दिन मैंने बोल दिया था क्लियर है अब कोई चिंता नहीं है यही बेनिफिट होता है जब मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर मेंस का था, जब मेंस में मैथ्स दी थी ना, तो एक बार तो बहुत बुरा लगा कि यार इतना पढ़ा फिर भी मेंस की मैथ्स इतनी हार्ड आ गई। फिर बाकी बच्चों से पूछा तो बच्चे भी कह रहे थे हार्ड है, पर कुछ कुछ बच्चे कह रहे हैं हमने 15 अटेम्प्ट कर दिए, हमने 16 अटेम्प्ट कर दिए। तो उस टाइम मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया। फिर मैंने ये तो पूछना ही ध्यान नहीं रहा कि तुमने रीजनिंग में कितने अटेम्प्ट करे हैं, क्योंकि मैं तो रीजनिंग में 34 करके आई हूँ। मैं तो मेंस में मैथ में तो मैं 9 ही करके आई थी, और 9 के 9 ठीक थे। फिर मेरे को ये था, फिर जब घर आके एनालिसिस देखा आप लोगों का, फिर मैं कहा ठीक है पेपर ही हार्ड था मैं गलत नहीं हूँ, पेपर ही था। एक छोटा सा सवाल, मतलब ये यस तो अभी आपने अपना स्ट्रगल बताया, आपका प्रिपरेशन फेज बताया, बीच में आपने एक बात कही थी कि प्रिपरेशन के टाइम पे जब आपको जरूरत है क्योंकि किसी दोस्त का कॉल वॉल कुछ नहीं आता, अभी यस कैसे सर। situation है? जब आपका सिलेक्शन हो गया है, आपके दोस्तों को पता है? अभी क्या है कि जब मेरे को जरूरत थी तब मेरे को किसी ने मतलब वो इम्पोर्टेंस नहीं दी। तो अभी मैंने किसी को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी कि मैं किसी को बताऊं कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया है। जब फाइनल मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो जब पता चल रहा होगा, जब अपने आप पता चल जाएगा। अभी तक मतलब सर ये है कि मेरे सीरियसली अगर मैं करूँ तो 1 या 2 ऐसे फ्रेंड थे जो कि भाई पूरे मेरी इस जर्नी में साथ थे, और वो वही है कि हमेशा रहेंगे। एक छोटा सा सजेशन आपकी तरफ से उन लोगों के लिए जो अभी उस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां पर आप ऑलरेडी पहुंच चुके हो, क्या कहना चाहोगे? सर मैं यही कहना चाहूंगी कि गिव अप मत करो। अगर आपका एक बार प्री हो गया है, मेंस हो गया है, इंटरव्यू में जैसे रह जाते हैं जैसे मैं रह गई थी, तो गिव अप मत करो। एक और ट्राई कर लो, आज ना तो कल सिलेक्शन तो होके रहेगा सबका होता है सर। बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड यस आप जिस तरीके से बताई है अपने प्रिपरेशन की जर्नी, सुन के ऐसा लगता है कि आपने अपनी जर्नी को मस्त एंजॉय किया। तो आपके आगे की सर्विस के लिए ऑल द बेस्ट। अभी इसके बाद आप तो कोई और एग्जामिनेशन ट्राई कर रहे हो, कोई और आपका टारगेट है या नहीं, बस अभी आरआरबी में ही आप आगे करियर का सोच रहे हैं? सर, अभी फिलहाल तो मेरा यही है कि अभी तो पहले तो आरआरबी की ज्वाइनिंग हो जाए, उसके बाद थोड़ा वहां का माहौल देखना है। मतलब मेरे फादर का तो यही कहना है कि भाई बैंकिंग में काफी अच्छे आगे प्रोग्रेस है, जितने आप काम करोगे सीखोगे उतना जल्दी आपका प्रमोशन होगा। Yes. अदरवाइज मेरा यह है कि पहले मैं हरियाणा पीसीएस ट्राई करूंगी, अगर हो जाता है तो थोड़ा अगर नेक्स्ट